अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज़। डियर फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको मिलेंगी बहुत ही अछूते नॉवेल्स, बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ और रोमांटिक नॉवेल्स। सो हमारे साथ रहिए। और इससे पहले कि हम अपनी कहानी का आगाज़ करें, इस चैनल को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले हर न्यू नोटिफिकेशन की खबर सबसे पहले आपको मिले। एतबार और उसकी किस्त नंबर है 37। सुंदस की बेचैनी थोड़ी कम हुई थी। कल वो अरहम से बात कर लेगी, इसे मना लेगी, फिर ये अरसलान का चैप्टर बंद हो जाएगा। अब उसको हारिस की परेशानी होने लगी थी। रात का 1 बज चुका था और वो अभी भी नहीं आया था। वो कमरे से निकलकर लाउंज में आ गई। थोड़ी देर टहलते थक कर वो सोफे पर बैठ गई। तहमीना बेगम तो पहले ही सो चुकी थी, सो इन्हें जगाकर परेशान नहीं कर सकती थी। वो परेशान होती मोबाइल उठाए उसे कॉल मिलाने लगी, पर नंबर बंद। अब कुछ और तो कर नहीं सकती थी, इसलिए बैठकर इंतज़ार करने लगी। बेसाख्ता फातिमा की याद आई। जब वो थी तो वो भी हारिस का ऐसे ही इंतज़ार करती थी। तो सुंदस उसे बोलती थी कि भाई के पास चाबी है, वो आ जाएंगे, पर वो फिर भी परेशानी से हारिस का इंतज़ार करती थी। और अब भी वही हो रहा था। वो हारिस का इंतज़ार कर रही थी, जबकि मालूम था कि भाई के पास चाबी है। साथ ही अपने भाई की किस्मत पर अफसोस हुआ जो अपने हाथों से अपना घर उजाड़ चुका था, और उसके घर उजड़ने में सुंदस बराबर की शरीक थी। देखते देखते 1 घंटा और खिसका। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर नींद में ऊँघी तो सुंदस सीधी हुई और उठकर बाहर गई और हारिस को पट्टियों में लिपटा देखकर हवास बाखास्ता होकर उस तक गई। भाई, ये क्या हुआ आपको और कैसे? वो परेशानी से आंखों में आंसू लिए पूछ रही थी। और हारिस, जिसको ऑफिस का चौकीदार गेट पर उतार कर गया था, वो सुंदस के सहारे से अंदर बढ़ा। उसने सुंदस को कोई जवाब नहीं दिया था। वो 11 बजे तक तो सुकून का इंजेक्शन की वजह से सोता रहा था। सुंदस ने उसे बेड पर लिटाया। होंठ बुरी तरह फटे हुए थे, नाक और माथे पर पट्टी बंधी थी, गालों पर और चेहरे पर नील के निशान थे। एक हाथ पर भी पट्टी बंधी थी। जाओ, अभी लाइट बंद कर दो। टूटे फूटे अल्फाज में बात मुकम्मल करते हुए आंखें बंद कर गया और सुंदस ने रोते हुए एक नज़र उसे देखा। अपने भाई की यह हालत देखकर उसका दिल बुरी तरह तड़पा था। वो लाइट बंद करके कमरे से निकल गई। फातिमा आज फिर अंधेरे कमरे में खुद को बंद किए थी, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली रूनुमा हुई थी और वो सुकून थी। इतनी बदनामी, इतनी तज़लील के बावजूद उसका दिल सुकून में था, जैसे किसी ने दिल पर बर्फ़ रखी हो, और ये उसके सब्र का फल था। कुछ दिनों से वो महसूस करी थी किसी सुकून कल्ब मयस्सर आया है। बज़ाहिर वो दुखी और तकलीफ़ में थी और अंदर से भी दिल तकलीफ़ में था, पर सुकून था। दिल में कोई हशर बरपा नहीं था। काली स्याह ठंडी और पुरसुकून रात में जैसे 14वीं के चांद की रोशनी सुकून देती है, बिल्कुल वैसा ही सुकून उसके वजूद में सरायत कर गया। वो सुबह यूनी के लिए तैयार हो रही थी। दिल हारिस की ऐसी हालत देखते बिल्कुल भी जाने का नहीं था। आज बहुत मुश्किल से उसने मौका मिला था। अरहम से मिलना भी बहुत ज़रूरी था। तहमीना ने उसे झिड़का कि वो भाई की ये हालत देखते हुए भी जा रही है, तो उसने ये बोलकर टाल दिया कि आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और तहमीना की कोई और बात सुने बगैर घर से निकल गई। तहमीना ने सुबह ही हारिस को देखा था और उसकी हालत को देखते बहुत रोई थी और हाथ उठाकर इस नामुराद को कोसने जा रही थी जिसने उसके बेटे के साथ दरिंदों जैसा सलूक किया था। पर वो ये भूल गई थी कि ये दरिंदगी का सबूत उनके बेटे भी कुछ महीनों पहले अपनी साबिका बीवी के साथ दे चुका था। पर यह इंसानी फितरत होती है, जब तक कुदरत की तरफ से रस्सी ना कस ली जाए वो अपनी हदें भूलता चला जाता है और फिर एक ही ठोकर पर अपने आप को ज़मीन बोझ कर देता है। और ऐसा ही कुछ अब हारिस सुंदर से तहमीना के साथ होने वाला था। वो रबे हकूक अल्लाह तो माफ़ कर देता है, पर हकूकुल्लाह में माफ़ी शर्त है और हकूकुल इबाद में तलाफ़ी ज़रूरी है। माफ़ी और तलाफ़ी के बगैर वाले केस का फ़ैसला बरोज़ क़यामत होगा। अपने केस का फ़ैसला दुनिया ही में करवा कर जाएँ, और हशर का मामला बहुत नाजुक तरीन है। वो यूनी से निकलकर गेट पर खड़ी थी। अरहम को मैसेजेस किए। वो 10 मिनट में ही खड़ी हुई थी जब उसके सामने गाड़ी आकर रुकी। अरहम की गाड़ी को पहचानते वो देर लगाए बगैर फ़ौरन से बैठ गई। 5 मिनट की ड्राइव के बाद करीबी रेस्टोरेंट में बैठे अरहम खामोशी से बैठे उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। आज उसे सामने बैठी लड़की पर ज़रा रहम नहीं आया था, और एक सेल्फिश लड़की थी। अगर बात नहीं करनी तो मैं एक अहम मीटिंग छोड़कर आया हूँ। घड़ी में टाइम देखते उसने जितना कहा सुंदस को सबकी हुआ। 2 दिन बाद मेरा निकाह है, मैं नहीं आ सकूँगा, बिजी हूँ। 2 टोक अंदाज में जवाब आया। कुछ लम्हे तो सुंदस कुछ बोल ही ना सकी। आई एम सॉरी अरहम, मैं इस वक्त बहुत डर गई थी। नमी अंदर ढकेलते वो रंधी हुई आवाज़ में बोली। मुझसे किस बात की माफ़ी? मैं जूती की धूल को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा भाई मेरे मुतालिक क्या सोचता है। अरहम, आई एम सॉरी, मैं भाभी से भी माफ़ी मांग चुकी हूँ और उन्होंने माफ़ भी कर दिया। प्लीज़ अरहम, मेरा निकाह अरसलान से हो जाएगा। आप भाई से माफ़ी मांग लें, हम उन्हें मिलकर सब क्लियर कर देंगे। वो जो अपनी धुन में बोली जा रही थी, अरहम के ज़ोर से टेबल पर हाथ मारने पर होश में आई और चलती ज़बान को ब्रेक लगी।
उसके तासुरात देखकर जो लब भींचते खतरनाक हद तक संजीदा था। उसने आसपास देखा, एक दो कपल ही बैठे थे जो उन्हें देखकर वापस अपने में मगन हो गए। सीरियसली, हाउ सेल्फिश यू आर, इतनी सफाक तुम कैसे हो सकती हो? मैंने आज तक तुम जैसा खुद परस्त इंसान नहीं देखा। माफ़ी मांग ली तुमने और अपनी आला ज़र्फ़ी दिखाते उसने तुम्हें माफ़ भी कर दिया, लेकिन तुम में ज़मीर नाम की कोई चीज़ है? उसने जितनी हकारत से सुंदस को देखा था, सुंदस की आंखें भीगी थीं। तुम कैसे मुतमईन हो गई उसके माफ़ कर देने से? क्या फ़ायदा हुआ है तुम्हारे माफ़ी मांगने का? उसकी तलाक ख़त्म हो जाएगी, या उसकी इज़्ज़त जो तुम्हारी वजह से गई थी वो वापस आ जाएगी, या उसकी औलाद जो दुनिया में आने से पहले जा चुकी है वो वापस आ जाएगी? वो तल्खी से हंसा। तुम चाहती हो तो तुम उसकी और अपनी दोनों की इज़्ज़त बचा सकती थी। अरहम थोड़ा आगे झुका और उसकी भीगी आंखों में देखा। मैं तुमसे शादी का इरादा नहीं रखता था और ना ही मैंने तुमसे कभी ऐसी कोई बात की। उस दिन भी यही बताने आया था। अब की सुंदस की भीगी आंखों में तकलीफ उभरी। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर उस वक्त तुम फातिमा पर इल्ज़ाम लगते देखकर खुद की गलती कबूल कर लेती तो मैं उसी वक्त तुमसे निकाह कर लेता। लेकिन अफसोस इस वक्त तो क्या, तुमने अब तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया। अरहम, इलियास मोहब्बत में समझौता कर सकता है पर एक कमज़र्फ लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं तो दोस्त भी कमज़र्फ नहीं बनाता, फिर हम सफ़र कमज़र्फ कभी नहीं। अपने एक एक लफ्ज़ से उसने सुंदस को आईना दिखाया और एक नज़र उसे रोता देखकर वो उठा और उसके बराबर से निकलने लगा। लेकिन 2 कदम ही उठते थे कि जब सुंदस के जुमले पर वो रुका। दिल पर जैसे किसी ने चाबक चलाया हो। मुझे आईना दिखाते काश एक बार इस आईने का रुख अपनी जानिब भी मोड़ लेते तो पता चलता कि आप खुद भी कम ज़र्फ़ों की फहरिस्त में ही आते हैं। वो खड़ी होकर उसकी रूबरू आई। भाभी के कमरे में क्यों गए थे? क्या एक कमरे में जलती रोशनी इस बात का इशारा नहीं दे रही थी कि वो कमरा मेरा है जो अंधेरे कमरे में गए? अगर गलती से भी गए तो जब भाभी को देखकर मालूम हो गया था कि वो कमरा मेरा नहीं तो वापस क्यों नहीं बाहर निकले? और अरहम, इलियास जिस दिन आज तक मुझे छुआ भी नहीं, मुझे यकीन नहीं आता वो मेरे कमरे में आना चाह रहा था जबकि वो बाहर मेरा वेट कर रहा था। बोलते हुए भीगे गालों को बेदर्दी से रगड़ा था। और अगर वो भी गलती थी तो मैं तो डर के चुप हो गई थी। आपको किस बात का डर था अरहम इलियास? क्यों नहीं बताया सबको कि आप मुझसे मिलने आए थे? या फिर यही डर था कि अगर बता देते तो निकाह करना पड़ता मुझसे? और जब यही बताने आए थे कि मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो फिर मुझे ढूंढने कमरे क्यों तलाश कर रहे थे? और अगर यही बताना था तो फ़ोन पर ही क्यों नहीं बताया? और दुबई जाने से पहले क्यों मिले? आपकी ज़ात पर क्या फ़र्क पड़ रहा था, मेरी मंगनी हो या निकाह? अरहम चुप हुआ। सामने खड़ी लड़की इतनी अनजान भी नहीं थी। वो समझदार थी और कड़ी से कड़ी मिलाना अच्छे से जानती थी। लेकिन इन सारी कड़ियों में एक कड़ी मसंग थी जिससे सारी कड़ियाँ बिखरी थी। लेकिन अरहम इलियास की इस बात से कि अरहम इलियास इससे शादी नहीं करना चाहता था, ये बताने आया था, वो सब अंदाज़ा लगा चुकी थी। सीधा सीधा कहे ना कि आप आए ही फातिमा के लिए थे, जिससे वो खुद भी बेखबर थी। मैं तो सिर्फ एक मोहरा थी। मुझे आईना मत दिखाएं, बल्कि मुझे आईना समझ के खुद का अक्स देख लें। हम दोनों एक दूसरे का आईना है। कम ज़र्फ आप भी हैं अरहम इलियास। अरहम का चेहरा धुआं हुआ था। सही कह रही थी वो। उसका शुमार भी तो कम ज़र्फ़ों की फहरिस्त में ही होना चाहिए, खुद गर्ज मोहब्बत में भी। सही कहा, मैं गलत हूँ पर कम ज़र्फ़ नहीं। मैं अपनी गलती का मदावा करना जानता हूँ और बहुत जल्द करूँगा। अगर वो अरहम इलियास की वजह से मुआशरे में रुस्वा हुई है तो वही उसको इज़्ज़त भी देगा, और वो भी बहुत जल्द। ठहर कर बोलते वो बाहर निकल गया और सुंदस ठह जाने का अंदाजे में वहीं कुर्सी पर बैठ गई। आंसू मुतवातर बहते थोड़ी सी टपकने लगे थे। आज उसकी सज़ा का वक्त शुरू हुआ था और ये पहली सज़ा थी कि जिसमें वो मोहब्बत के हाथों जलील हुई थी और वो इससे मुकम्मल दस्तबरदार हो चुका था। अदलो इंसाफ फ़कत हशर पर मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। देखते देखते वो दिन भी आए जब अरसलान और सुंदस की रजामंदी के बगैर दोनों को एक रिश्ते में बांध दिया गया और साथ ही अगले महीने रुखसती की डेट भी फाइनल कर दी। अरसलान की माँ तो सुंदस के वारी सदके जा रही थी, जिसकी वजह सुंदस से मोहब्बत हरगिज़ नहीं थी बल्कि फातिमा से चिढ़ थी। हारिस अब बेहतर था, लेकिन एक और धचका पड़ा, वो ये था कि नौकरी से फिर से निकाल दिया गया और इस बार वजह अरहम इलियास बना। अरहम के बोलने पर इसे जॉब से नहीं निकाला गया था बल्कि अरहम की वजह से निकाला गया था कि कहीं इलियास साहब ताल्लुकात ख़राब न कर लें। तहमीना एक तरफ अपनी बेटी के लिए खुश थी तो दूसरी तरफ हारिस के लिए फ़िक्रमंद। हारिस ने घर में किसी को नहीं बताया था कि इसे अरहम ने मारा है और वो एक बार फिर तजलील नहीं चाहता था कि साबका बीवी के आशिक से मार खाई है, लिहाजा खामोश रहा और कह दिया कि मोबाइल छीनते वक्त हाथापाई हो गई। मरियम अब ना चाहते हुए भी ज़यान की बेनियाजी और इससे लापरवाही महसूस कर रही थी। वो ये भी कभी महसूस न करती थी कि अगर मदीहा इससे ज़यान का मोहब्बतनामा ना सुनाती, इसे ये बात बहुत परेशान करती थी कि अगर वो मोहब्बत करता है तो बात तक क्यों नहीं कर रहा। वो मरियम के बरक्स वो सुफियान से बहुत अटैच हो चुका था। कुलसूम और अकबर साहब भी घर में आए और उस खूबसूरत शहजादे से खुश थे। उनके घर में तो रौनक आ गई थी, मगर मरियम में कुछ तब्दीलियाँ आ गई थीं। अब वो रात को ऐसे उठ उठ कर रोती नहीं थी, उसके जहन बटने लगा था और आंखों के हल्के
बिल्कुल थोड़े से कम हुए थे। अलबत्ता अब चेहरे पर पिलपिलाहट नहीं थी और अब वो खुद से ज़यान से छोटी मोटी बातें करने लगी थी। इसे तजस्सुस हो रहा था कि ज़यान ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि मदीहा अपना नाम जोड़कर इतनी बड़ी बातें नहीं कर सकती थी, तो फिर ज़यान ऐसा क्यों कर रहा है। मदीहा के बताने के मुताबिक उसे पहले दिन ही अपना मोहब्बतनामा मरियम के सामने पढ़कर सुना देना चाहिए था। ज़यान मरियम की बेचैनी नोट कर रहा था और फिर भी अनजान रहा था कि वो मोहब्बत ज़बान से नहीं अमल से जताने का कायल था। उसने मोहब्बत का इकरार नहीं किया, पर वो अपने हर अमल से मोहब्बत का इकरार कर रहा था। पर इंसानों को ज़्यादातर ज़बानी इजहार समझ आता है, जैसे मरियम को इसका अमली इकरार समझ नहीं आ रहा था। बस कुछ नहीं बदला था तो उसकी उसामा से मोहब्बत, जो आज भी उसके दिल में वैसे ही सरसब्ज थी। वो अपने दिन का कुछ वक्त उसामा के लिए रखती थी और शायद सारी ज़िंदगी रखने वाली थी। आखिर उसने भी तो ज़बानी मोहब्बत नहीं की थी, इसलिए अब तक अपने अमल से उसामा से मोहब्बत का सबूत दे रही थी। पर बेवकूफ़ ज़यान का अमली इजहार समझने से भी कासिर थी।